Hello friends, my name is Anuj Kumar and I welcome you all to the official YouTube channel of TechSarch, जहाँ पे हम आपसे सभी तरीके की फाइनेंशियल, लीगल, सेक्रेटरी और अपने फील्ड से जुड़ी हुई काफ़ी सारी अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे. सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन सो यू डोंट मिस आउट ऑन एनी लीगल अपडेट्स. आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजीज के ऊपर. तो बेसिकली जब आप किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं ना, तो आप देखते हैं उसमें काफ़ी सारे वर्ड्स यूज़ होते हैं, जैसे एसेट्स हो गया, लाइबिलिटीज़ हो गया. ये सारे अकाउंटिंग टर्म्स हैं जो कि एक कॉमन बंदे या फिर लेमैन बंदे के लिए ना समझना उतना इजी नहीं होता. तो आज हम वही सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी टर्म्स होती हैं, क्या मतलब होता है उनका, तो आप एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझ सकते हैं उन चीज़ों के ज़रिए. तो जैसे कि हम अकाउंटिंग फील्ड से, हम फाइनेंस फील्ड से हैं, तो ये सारी टर्म्स हमारे लिए डे टू डे बेसिस में काम ही आती हैं. बट अगर कोई फाइनेंस फील्ड से नहीं है, उसके लिए समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है. तो ये वीडियो उनके लिए भी बहुत काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है. तो आज की जो वीडियो रहने वाली है वो हमारी फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी के ऊपर. अराउंड 20 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. तो 20 आइटम्स, तो उसी हिसाब से चलेगी वीडियो. तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक क्वेरी डिस्कस कर लेते हैं जो कमेंट सेक्शन से पूछी गई थी कुछ टाइम पहले. तो ये हमसे पूछी थी मिस्टर सार्थक कदम ने कि बूटस्ट्रैपिंग और प्रोजेक्ट रिपोर्ट की वीडियो, मतलब बेसिकली वो बूटस्ट्रैपिंग और प्रोजेक्ट रिपोर्ट समझना चाहते कि क्या होता है और क्या नहीं होता. तो उनके लिए मैं समझा देता हूँ. बूटस्ट्रैपिंग बूटस्ट्रैपिंग एक लीगल टर्म है, मतलब एक फाइनेंशियल टर्म है जो कि यूज होती है सेल्फ फाइनेंसिंग के ऊपर. सेल्फ फाइनेंस कह लो, सेल्फ फंडिंग कह लो. तो अगर मैं इसको बेसिकली एक कॉमन टर्म समझाऊं, मान लीजिए मिस्टर सार्थक कदम हमने अपना बिजनेस स्टार्ट करा, तो उनकी जो सेविंग्स होंगी ना, खुद की जो सेविंग्स होंगी, तो वो अपने बिजनेस में चला रहे हैं, अपना बिजनेस चला रहे हैं, उसे रन कर रहे हैं. उसके एक्सपेंसेस जो हैं वो अपनी सेविंग से ही, अपने खुद के पैसे से रन कर रहे हैं अपने बिजनेस को, और अपने एक्सपेंसेस जो है ना वो अपने खुद के पैसे से कर रहे हैं. उन्होंने कहीं से बाहर से फंड लिया, ना किसी हेज फंड से लिया, ना किसी इन्वेस्टर से लिया, ना किसी और से लिया. उनके पास जो फंड से खुद के वो अपने बिजनेस में यूज कर रहे हैं और अपने बिजनेस को रन कर रहे हैं. हम उसे कहते हैं बूटस्ट्रैप करना अपने बिजनेस को. अपने बिजनेस को बूटस्ट्रैप करना मतलब अपना फंड लगाना अपने बिजनेस में, कहीं और से लिया हुआ फंड नहीं, अपना फंड लगाना. अपने फंड लगाने में फायदा रहता है कि हमें बाहर से लिया हुआ फंड में कभी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, ना कोई हमें इक्विटी डाइल्यूट करनी पड़ती है हमें किसी इन्वेस्टर से रेज करने के लिए. तो ये बेनिफिट्स रहते हैं बूटस्ट्रैपिंग के. तो बूटस्ट्रैपिंग ऑफ बिजनेस मतलब अपने पैसा लगा के अपने बिजनेस को स्टार्ट करना, अपने बिजनेस को रन करना, तो हम उसे कहते हैं बूटस्ट्रैपिंग. ठीक है. और दूसरी चीज थी वो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट. तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है? बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है जो कि काम करती है कम्युनिकेशन का, जिसके जरिए कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने स्टेक होल्डर्स को कि क्या रिपोर्ट है, क्या मतलब बेसिकली प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके एक पूरे प्रोजेक्ट का, मान लीजिए कोई भी हमने एक प्रोजेक्ट करा, कोई कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है या किसी भी चीज़ का प्रोजेक्ट है, हम वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो उसकी हर प्रोजेक्ट की ना एक रिपोर्ट बनती है. ठीक है. जैसे कि उसका स्टेटस रिपोर्ट बन सकती है, एग्जाम्पल ये भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट का पार्ट है. उसकी रिस्क रिपोर्ट बन सकती है उस प्रोजेक्ट की, ये भी प्रोजेक्ट का रिपोर्ट का पार्ट है. और भी चीज़ें जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट का पार्ट बनती हैं. तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में बेसिकली वो सारी इंफॉर्मेशन आती है उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कि प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है, कहाँ तक पहुंचा, उस प्रोजेक्ट में कितना रिस्क इन्वॉल्व है. पूरा रिस्क एनालाइज करने के बाद हमने उसमें डाला कि रिस्क रिपोर्ट. तो ये सारी चीज़ें उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में रहती हैं. उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें जो कि एस्पेक्ट जो भी उसमें कवर हो रहे हैं कि क्या क्या करने वाले हैं, उसका कितना वो है, मतलब प्रोजेक्शन कितनी की, कितना एक्सपेंस इनकर होने वाला है उस प्रोजेक्ट में. तो ये सारी चीज़ें ना उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें एक डॉक्यूमेंट कर लेते हैं एक फाइल में, और उस डॉक्यूमेंट को हम लोग कहते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट. ठीक है. डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ का. अगर आप किसी प्रोजेक्ट कर रहे हैं या फिर कोई भी बिजनेस रन कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होता है बेसिकली कि कुछ भी रिकॉर्ड्स मेंटेन करना. बेसिकली आपने कुछ भी हुआ अपने बिजनेस में कि हाँ, मान लीजिए कि आपने ये सेल्स अभी करी, तो अब नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट सीजन में जब सेम टाइम होगी, तो आप अपनी सेल्स को रिकॉर्ड अगर कर रहे हैं, तो आप उस चीज़ को कंपेयर कर सकते हैं लास्ट ईयर से कि इस टाइम पे मेरी परफॉर्मेंस, मेरे बिजनेस की परफॉर्मेंस ये थी लास्ट ईयर, और इस साल अगर मैं देख रहा हूँ तो मेरी बिजनेस की परफॉर्मेंस ये है. तो आपके पास एक कंपैरिजन रहता है. अनलेस अगर आपने डॉक्यूमेंट नहीं करी कोई चीज़, आपके माइंड में ही है, तो वो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आप उसे ओवरलुक कर दें या फिर चीज़ें भूल जाएं. ऐसी चीज़ों के चांसेस रहते हैं. तो किसी भी चीज़ को डॉक्यूमेंट कराना बहुत ज़रूरी होता है. और बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन सारा रहता है कि
बहुत चीज़ें, सारी चीज़ें प्लान्ड है, ये सब चीज़ें काम करती हैं। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बेसिकली उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं जिसमें सारा स्टेटस, जो भी प्रोजेक्ट का पूरा स्टेटस है ना, पूरा स्टेटस, उसके रिस्क, ये सारी चीज़ें कवर करते हैं, सारे एस्पेक्ट्स प्रोजेक्ट के, उस डॉक्यूमेंट को हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहते हैं सिंपली। तो ये थी उनकी क्वेरी का जवाब। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। कुछ टर्मिनोलॉजीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली अराउंड 20 है, लेकिन इसको ना आसान तरीके से थोड़ा समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो बनती है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो बनता है इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। फिर उसके बाद हमारा आता है बैलेंस शीट। तो हम एक इनकम स्टेटमेंट समझ लेते हैं, कैसे एक इनकम स्टेटमेंट बनती है। तो उसके जरिए ना मैं आपको कुछ टर्म्स समझा दूंगा, तो आपके लिए इजी भी रहेगा। तो मान लीजिए ये सेल्स हुई, आप सबसे पहले एक सेल्स करते हैं, ठीक है। सेल्स में से अगर हम लोग माने, सबसे पहले जो हम माइनस करते हैं वो करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो पर यूनिट चेंज होती रहती है। मान लीजिए कि आपकी प्रोडक्शन 10,000 यूनिट की है, प्रोडक्शन 10,000 यूनिट की है, आपने सेल्स 10,000 यूनिट की करी है, ठीक है। उसमें अगर एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट है तो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से होती है। मान लीजिए अगर आपको एक प्रोडक्ट बेचना है ना, उसके लिए आपको ₹2 पर यूनिट की कॉस्ट लग रही है, तो हम उसे कहते हैं पर यूनिट कॉस्ट, मतलब वो वेरिएबल है। अगर आप 20,000 सेल करेंगे तो ये कॉस्ट बढ़ जाएगी। ये अगर एक यूनिट भी ऊपर करेंगे ना तो आप उससे वो कॉस्ट बढ़ जाती है, वो चेंज होती रहती है, इसलिए हम उसे वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा कंट्रीब्यूशन, जिसे हम कहते हैं कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। बेसिकली कंट्रीब्यूशन भी एक फाइनेंशियल टर्म ही है, जिसमें ये रहता है कि सेल्स में से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट हटा देना तो हमारे पास कितना पोर्शन बचता है हमारे फिक्स एसेट्स के, हमारी फिक्स कॉस्ट के लिए और हमारे इंटरेस्ट के लिए, फाइनेंशियल कॉस्ट के लिए, ठीक है। तो इसमें से हम फिक्स कॉस्ट भी माइनस करते हैं, ठीक है। फिक्स कॉस्ट वो होती है जो पर यूनिट चेंज नहीं होती, पर यूनिट नो चेंज। तो ये वो चीज रहती है कि ना, बेसिकली ये एक छोटी सी चीज है, लेकिन हम सीधा एक पे आते हैं, एक चीज पे। एबिटा। तो ये एक टर्म है जिसे हम कहते हैं अर्निंग बिफोर, मैं लिख देता हूं यहां पे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ठीक है। तो हमारे बिजनेस में हमने सेल्स से अपनी जो भी कॉस्ट थी लेबर की और जो भी हमारा रेंट वगैरह था ऑफिस का, हमने वो हटा दिया, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास आती है ना, वो हमारी अर्निंग आती है कि हमारा बिजनेस कितना अर्न कर रहा है। तो एबिटा हम कहते हैं कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ठीक है। तो ये वो पैसा रहता है, ये वो अर्निंग रहती है बिजनेस की जो हम अभी इंटरेस्ट पे नहीं कर रहा, क्योंकि अभी इसके बाद जो आएगा ना, इसके बाद हम सबसे पहले इंटरेस्ट पे करते हैं। इंटरेस्ट जो हमने डेट लिया होता है ना अपनी फाइनेंसिंग में, जो हमने अपने बिजनेस में फंड रेज करे होते हैं, जो हमने डेट फाइनेंसिंग करी होती है, तो उस पर हमें एक इंटरेस्ट, एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ता है, तो हम उसे इंटरेस्ट वो होता है, ठीक है। तो हम इसमें से इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो हमारा आता है अर्निंग बिफोर टैक्स, हमारा आता है अर्निंग बिफोर टैक्स। बेसिकली हम इस पे एक चीज पहले इसे कवर करते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसके बाद हम डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन पे भी जाएंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो हमारा अर्निंग बिफोर टैक्स आता है, फिर हम उसमें से टैक्स माइनस कर देते हैं जो भी है गवर्नमेंट को पे करना, फिर हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स आता है। ये वो पैसा है जो हमारे शेयर होल्डर्स के लिए है, मतलब टैक्स पे करने के बाद ना कंपनी का जो पैसा बचता है ना एक कंपनी का, वो उसके शेयर होल्डर्स के लिए होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए होता है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तो पर्टिकुलर डिविडेंड जाता है, प्रेफरेंस डिविडेंड जिसे हम कहते हैं, ठीक है। और शेयर होल्डर्स को जाता है हमारा पैसा, जो अर्निंग पर शेयर जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो शेयर होल्डर्स को वो पैसा जाता है। अब उस एक चीज मैं आपको बताता हूं इसमें, ये जो अर्निंग पर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स है ना, तो इसके ना 2 पार्ट होते हैं बेसिकली। एक तो होता है डिविडेंड वाला पार्ट और एक होता है रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। तो इसमें से ना अब कंपनी ने मान लो 100 रुपए कमाए यार, तो क्या कंपनी 100 के 100 रुपए दे दे बाहर अपने शेयर होल्डर्स को, अपने ओनर्स को 100 के 100 रुपए दे दे? ऐसा नहीं होता, क्योंकि कंपनी को आगे अगर फाइनेंसिंग की जरूरत होगी, अगर कंपनी को रन करने की जरूरत है तो उसे पैसे की जरूरत पड़ती है। अब पैसा है कंपनी के पास,
तो जरूरी थोड़ी वो सारे पैसे दे दे, उसमें से कुछ रिटेन करेगी अपने पास जो कि उसके फ्यूचर में हेल्प करेगा, जिसे हम सरप्लस वगैरह कहते हैं। जो बैलेंस शीट में अगर आप ये देखेंगे ना तो ये आपको रिजर्व एंड सरप्लस हेड के अंदर मिल जाएगा। रिटेन अर्निंग्स की कंपनी की कितने रिटेन अर्निंग्स है, और डिविडेंड में आपको मिल जाएगा कि कंपनी ने प्रेफरेंस वालों को कितना डिविडेंड दिया है और कंपनी ने इक्विटी वालों को कितना डिविडेंड दिया है। ठीक है, इन दोनों को डिविडेंड जाता है। प्रेफरेंस वालों के लिए हम डिविडेंड वर्ड यूज करते हैं, इंटरेस्ट वर्ड यूज नहीं करते कभी भी अकाउंटिंग टर्म या फाइनेंशियल टर्म्स में। हम प्रेफरेंस वालों के लिए इंटरेस्ट वर्ड, हालांकि उन्हें एक परसेंटेज जाता है, जैसे 8% प्रेफरेंस डिविडेंड, तो हम एक परसेंटेज उसमें भी कहेंगे, और डिबेंचर्स में भी हम कहेंगे 8% डिबेंचर्स। बट डिबेंचर्स वाले ओनर्स नहीं होते, डिबेंचर वाले स्टेक होल्डर, शेयर होल्डर्स नहीं होते कंपनी के, तो उन्हें इंटरेस्ट जाता है। और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी, तो उन्हें जाता है डिविडेंड, शेयर होल्डर्स को मेरा डिविडेंड आता है। ये दो चीजें आप ध्यान रखिएगा हमेशा। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स थी जो हमने अभी डिस्कस करी। बट और उसके अलावा ना हम कुछ बैलेंस शीट के आइटम्स डिस्कस करते हैं। और हाँ, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन भी हम इसी में कवर करेंगे। स्टार्ट हम डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन से करेंगे। मैं एक फ्लो बना देता हूँ थोड़ा, ताकि समझने में थोड़ा ईजी रहे बैलेंस शीट आइटम्स को। बेसिकली ये जो सारी चीज़ें हैं ये काफ़ी काम आती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। तो जो हम लोग बैलेंस शीट बनाने वो टी शेप बनाने वाले हैं, जो हमारी सिंपल हम लोग जो स्कूल में भी पढ़ते हैं काफ़ी सारे बच्चे। ठीक आगे जाते हैं तो फिर शेड्यूल 6 के हिसाब से बनती है, शेड्यूल 3 के हिसाब से बनती है, तो उस हिसाब से बनती है बैलेंस शीट। तो हमारी इस साइड रहती है लाइबिलिटीज, इस साइड रहती हैं एसेट्स। इसमें डेबिट क्रेडिट साइड नहीं होती, बेसिकली क्रेडिट साइड को हम लाइबिलिटीज कहते हैं और डेबिट साइड को हम एसेट्स कहते हैं। ऐसा नहीं होता बैलेंस शीट में, डेबिट या क्रेडिट साइड होती है। ठीक है, तो लाइबिलिटीज में हमारे रहते हैं कैपिटल, जो बेसिकली एकदम बेसिक टर्म्स जो होती है ना। ठीक है, इसमें फिर रहती है हमारी करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज, हमारे पास आती है एसेट्स। एसेट्स में हमारे पास आती है फिक्स्ड एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, और हमारे पास आते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। और भी इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं, बट ये जो है ये सारे मेजर हेड्स हैं जो एक उसमें रहते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जैसे कि ये करंट एसेट में आ जाता है हमारे। फिर हमारे रहते हैं नॉन करंट एसेट। तो हम ना इसी के जरिए समझते हैं कि बैलेंस शीट आइटम्स को हम कैसे समझें कि क्या क्या टर्म्स होती हैं, वो टर्म्स का मतलब क्या हो रहा है, क्या यूज हो रहा है उनका। ठीक है, तो मान लीजिए सबसे पहले तो हम डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन स्टार्ट करने वाले थे ना। तो मान लीजिए ये रहा डेप्रिसिएशन और ये रहा अमोर्टाइजेशन। ठीक है, तो इन दोनों से पहले ना हम ये दो चीजें समझ लेते हैं कि फिक्स्ड एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स क्या होता है। ठीक है, बेसिकली फिक्स्ड एसेट्स को हम टेंजिबल एसेट्स कह लेते हैं। तो जो इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं ना, इंटेंजिबल एसेट्स हम उन चीजों को मानते हैं एक फाइनेंशियल टर्म में, अकाउंटिंग टर्म्स में, जिनका कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता। जैसे कि एग्जांपल में लिखूं तो गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, तो ये सारी चीजें जिनका कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं है। मतलब अब ट्रेडमार्क के लिए आपके पास एक डॉक्यूमेंट हो सकता है कि हाँ आपके पास ट्रेडमार्क का सर्टिफिकेट है, या फिर आपके पास सर्टिफिकेट, तो आप कहेंगे कि ये तो फिजिकल सब्सटेंस होगा। बट ट्रेडमार्क का कोई फिजिकल सब्सटेंस, वो आपके पास सिर्फ एक सर्टिफिकेट है। कल को आपके पास गुडविल की, आपको गुडविल की वैल्यूएशन अगर करवानी हो, आप लेके आएंगे किसी वैल्यूअर से और गुडविल की अपनी वैल्यूएशन कराई, तो एक सर्टिफिकेट तो आपको वहां से मिल जाएगा। बट क्या उसका कोई फिजिकल सब्सटेंस रहेगा? नहीं रहेगा वो चीज़। ठीक है, गुडविल आप कभी छू नहीं सकते। आप किसी फिजिकल सब्सटेंस को बेसिकली यही हम ऐसे ही समझते हैं कि कोई भी चीज़ देख सकते हैं हम या छू सकते हैं, उन सारी चीज़ों को फिजिकल सब्सटेंस में कवर किया जाता है। और इंटेंजिबल एसेट्स वही होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, जिन्हें छू नहीं सकते, बेसिक एकदम लेमैन टर्म में जिसे हम कहूँगा। ठीक है, तो गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सारी चीज़ें होती हैं इंटेंजिबल एसेट्स। तो जब इंटेंजिबल एसेट्स को ना, तो उनके यूज मतलब हर किसी चीज़ की एक लाइफ होती है। फिक्स्ड एसेट्स की एक लाइफ होती है, इंटेंजिबल एसेट्स की एक लाइफ होती है। एक इंटेंजिबल एसेट है जिसकी वैल्यू है 1 करोड़, ठीक है, और उसकी यूजफुल लाइफ 10 ईयर है। तो अमोर्टाइजेशन स्पेसिफिकली इंटेंजिबल एसेट्स के लिए, वो कभी फिक्स्ड एसेट्स पे नहीं लगता। फिक्स्ड एसेट्स के लिए वर्ड है डेप्रिसिएशन। इन दोनों का मतलब सेम है, बट
फिक्स एसेट पे लगता है डेप्रिसिएशन, और इंटेंजिबल एसेट्स के लिए वर्ड यूज होता है अमोर्टाइजेशन। ठीक है, इनके लिए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो यूज होते हैं वो होता है AS 26 रहता है, बेसिकली इंटेंजिबल एसेट्स जो हमारा यूज होता है, उसी में ये सारी डेफिनेशन आपको मिल जाएगी कि अमोर्टाइजेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपको AS 26 में मिल जाएंगी। वो थोड़ी मतलब एक स्टडी से रिलेटेड हो जाती है, उतने डीप में आपको जाने की जरूरत नहीं है, वैसे ये सारी टर्म्स है जो हम समझ सकते हैं। तो अमोर्टाइजेशन का मतलब होता है कि 1 करोड़ है वैल्यू आपके इंटेंजिबल एसेट की और 10 ईयर लाइफ है, ठीक है, तो अब उस कॉस्ट को ना आपको इस लाइफ से डिवाइड करना है, मतलब कॉस्ट डिवाइड बाय लाइफ, तो जो आएगा ना ₹10 लाख, 10 लाख रुपीज आएंगे। मतलब उसकी एक साल में हमें 10 साल की लाइफ है ना, तो मैं 10 साल के बाद ना उसकी कोई लाइफ नहीं रहेगी, खत्म हो जाएगी, मतलब उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमें इस कॉस्ट को ना इसकी लाइफ में डिवाइड कर देना है, तो हम उसे कहते हैं अमोर्टाइजेशन करना, ठीक है, किसी भी इंटेंजिबल एसेट का अमोर्टाइजेशन करना। सिमिलरली अगर हम फिक्स एसेट्स को हम उसकी कॉस्ट को उसकी लाइफ में डिवाइड कर रहे हैं ना, हम उसे कहेंगे डेप्रिसिएशन करना, और डेप्रिसिएशन से उस फिक्स एसेट या टेंजिबल एसेट की कॉस्ट कम हो जाती है, सिमिलरली अमोर्टाइजेशन से कम हो जाती है, ठीक है। तो ये चीजें रहती हैं फिक्स एसेट और इंटेंजिबल। करंट एसेट्स बेसिकली वो होते हैं, एक टर्म होती है कि मतलब जो हमने स्कूल में पढ़ा था ना बेसिकली, कि करंट एसेट होते हैं जो 1 साल से कम होते हैं, 1 साल से ज्यादा वाले नॉन करंट एसेट होते हैं। तो फंडा वैसा ही रहता है, बट जो एक हम रियल लाइफ में हम जो चीज समझते हैं ना, वो रहता है ऑपरेटिंग साइकिल के ऊपर। एक टर्म है ऑपरेटिंग साइकिल करके, ऑपरेटिंग साइकिल मतलब आपका रॉ मटेरियल फिनिश गुड में और फिर कैश में कितनी कब कन्वर्ट हो रहा है। अब एक कंपनी ने आज एक माल खरीदा और वो क्विकली उस चीज को कब रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में बनाएगी, फिनिश गुड से बेचेगी, ताकि वो कैश जो उसके पास स्टार्टिंग में कैश था ना, उसके एंड में कैश है, उस पूरी साइकिल को हम ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। और उस हिसाब से डिसाइड होता है एक कंपनी के करंट एसेट्स क्या हैं और एक कंपनी के नॉन करंट एसेट्स क्या हैं। अगर विद इन ऑपरेटिंग साइकिल है ना, तो हम उसे करंट एसेट्स कहेंगे, और अगर मतलब ऑपरेटिंग साइकिल से ज़्यादा टाइम ले रही है कोई चीज़, तो हम उसे नॉन करंट एसेट कहेंगे। एसेट्स हमने ये सब डिस्कस कर लिया, लेकिन हमने एसेट डिस्कस नहीं करा, लेकिन अब कर लेते हैं, कोई बात नहीं। एसेट होते हैं बेसिकली कोई भी ऐसी चीज़ जिससे मतलब जो एंटिटी ओन करती है। दो चीज़ें हैं बस, एंटिटी ओन करनी चाहिए उस चीज़ को और उससे बेनिफिट मिलना चाहिए, फ्यूचर बेनिफिट। अगर ये दो चीज़ आप देख रहे हैं ना, एंटिटी ने ओन करा और उसको फ्यूचर बेनिफिट मिला, तो मतलब वो हमारी एसेट है, वो लायबिलिटी नहीं है, वो हमारी एसेट है और एसेट की तरह ही रिकॉग्नाइज होगी। इंटेंजिबल, फिक्स एसेट, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट्स, इन सब चीज़ों में ही डिसाइड होगी अगर वो एंटिटी ओन करती है और एंटिटी के पास उसके राइट्स हैं और उसका फ्यूचर बेनिफिट एंटिटी को मिलने वाला है, वो हमारी एसेट की तरह। और ऐसे ही लायबिलिटीज, जो एंटिटी की ऑब्लिगेशंस है ना, जो एंटिटी को पे करने हैं, वो हमारी लायबिलिटीज होती हैं, जिससे एंटिटी को किसी भी तरह का फ्यूचर में एक कैश आउटफ्लो हो सकता है। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से कंपनी को फ्यूचर में पैसा देना पड़ जाए, पैसा देना पड़ेगा हमें, वो हमारी लायबिलिटी हुई, पैसा मिलेगा वो हमारी एसेट हुई, ठीक है। तो ये रहता है बेसिकली एसेट और लायबिलिटीज में डिफरेंट। कैपिटल तो आपको पता ही है, ये तो किसी को भी नॉर्मल चीज़ है कि कितना कैपिटल हमने लगाया बिजनेस में, वो सारी रहती हैं, इसमें रिजर्व एंड सरप्लस ऐड होते हैं। करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज, सिमिलरली लायबिलिटीज और एसेट का जो डिफरेंस है वही डिफरेंस है। जैसे कि मैंने बताया कि ऑपरेटिंग साइकिल से डिसाइड होता है एक कंपनी की करंट एसेट्स क्या हैं, नॉन करंट एसेट्स क्या हैं, वैसे ही करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज भी उस कंपनी की करंट है या नॉन करंट है, ये चीज़ें ऑपरेटिंग साइकिल से डिसाइड होती हैं। अदरवाइज अगर कोई ऑपरेटिंग साइकिल किसी में कुछ फिक्स नहीं है तो 12 मंथ्स का ही लेते हैं हम बेसिकली। 12 मंथ मतलब 1 साल का, अगर 1 साल से ज़्यादा है कोई चीज़, मतलब 1 साल अगर मेरे को लग रहा है कि मेरे को इस चीज़ का बेनिफिट ना 1 साल बाद मिलेगा, 2 साल बाद मिलेगा, तो वो मेरे लिए नॉन करंट एसेट्स होगी, ठीक है। अगर मेरे को लग रहा है ये मेरे को 1 साल बाद पे करनी पड़ेगी, 2 साल बाद पे करनी, वो मेरी नॉन करंट लायबिलिटीज होगी। सिमिलरली अगर मेरे को लग रहा है कि नहीं यार इसको साल भर से या फिर इसी साल पे करना पड़ेगा, तो फिर वो मेरी चीज़ करंट मानी जाती है, लायबिलिटीज और एसेट्स, ठीक है। तो ये हमारी फाइनेंशियल बैलेंस शीट थी, इनकम स्टेटमेंट थी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली ये सारी चीज़ें आती हैं, हमारा P&L आता है, हमारी बैलेंस शीट आती है, एक और चीज़ आती है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, CFS जिसे हम कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 चीज़ें आती हैं, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज
एंड फाइनेंसिंग कैश फ्लोज। अगर आप किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब तो कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे ना तो आपको ना उसमें 3 चीज़ दिखेंगी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ठीक है, तो बेसिकली आप ये देखेंगे कि मतलब क्या हुआ, ये इन तीनों चीज़ों में डिवाइड करने का मतलब क्या सेंस बनता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट जैसे कि नाम से आपको पता चला हो कि कैश का फ्लो, इनफ्लो और आउटफ्लो कुछ भी हो सकता है, वेदर इट इज इनफ्लो और आउटफ्लो, कैश से रिलेटेड कुछ भी है ना तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। कंपनी ने जो भी कैश ट्रांजैक्शन करी है, जो भी, वो आपको सारी कैश फ्लो स्टेटमेंट में मिल जाएंगी। ठीक है, कैश बाय कैश आई मीन्स कैश या बैंक दोनों में से हो सकती है, क्योंकि ऑफ कोर्स कंपनी को एक लिमिट के बाद कैश अलाउड नहीं होता कि वो कैश से ही पेमेंट करे या कैश में पेमेंट रिसीव करे। ठीक है, तो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज मतलब उसके ऑपरेटिंग डे टू डे एक्टिविटीज से रिलेटेड, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड चीज़ें, उसे हम ऑपरेटिंग कैश फ्लो के अंदर लाते हैं। मतलब कि कोई सेल हुई, किसी डेटर को पेमेंट करी, तो ये सारी चीज़ें जो होंगी ना जो उस कंपनी में चलती रहती हैं, डे टू डे चलती रहती है। जैसे एक बैंक की बात करूँ तो बैंक का इंटरेस्ट चलता रहता है। ठीक है, तो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बैंक में डिपॉजिट्स आते रहते हैं तो वो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं जो एक बिजनेस का पार्ट ही होती है, जो डेली करता है, हम उसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहते हैं। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टमेंट्स, एक कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, उसको क्या, उसने कहाँ पैसा लगाया है, ठीक है, वो उसमें आएगा सारी चीज़ें। इन्वेस्टिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो सारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आएंगी। फाइनेंसिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आएंगी। कंपनी ने कितना डेट लिया है, कितना डेट पे इंटरेस्ट दिया है, ये सारी चीज़ें आपको ये मिलेंगी। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली ये 3 चीज़ों को कवर करता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग हमने बता दिया, इन्वेस्टिंग भी हमने बता दिया, फाइनेंसिंग हमने बता दिया। तो ये थी कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसके अलावा 3-4 टर्म्स और हैं जो कि हम सेपरेटली कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, मैं पढ़ के आऊँ पूरा तो बताना बनता है। ठीक है, पहला है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन है हमारा फिर ROI। कंपाउंड इंटरेस्ट वैसे तो क्लियर रहता है बट फिर भी हम एक छोटा डिस्कशन कर लेंगे इस पर। ठीक है, उसके बाद हम एक चीज़ ले लेते हैं, नेटवर्थ और प्रॉफिट मार्जिन। तो इसके अलावा फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी हमने आज जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा, ठीक है, कि हमने पहले पढ़ा इनकम स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, फिर हमने बैलेंस शीट देखी, फिर हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट देखी जो कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होती है। ठीक है, तो हमने आज की वीडियो में वो करा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में ना हम लोग कुछ टर्म्स हैं जैसे कि कैपिटल गेन, ROI, कंपाउंड इंटरेस्ट, नेटवर्थ, प्रॉफिट मार्जिन और भी टर्म्स हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और उन सब के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हटके, ताकि 2 वीडियोज हैं। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को समझनी है तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली वीडियो हमारी देख सकता है। अगर पूरी टर्मिनोलॉजी स्टार्टिंग से एंड तक वो वीडियो देखे, उसके बाद फिर हमारी ये वीडियो आएगी जिसमें हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि होती है ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग ये वीडियो को एंड करते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग ये वीडियो देखने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट की टर्म से क्लियर हुई होंगे आपको। अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसकी क्वेरी का रिजोल्यूशन ज़रूर देंगे। तो थैंक यू सो मच, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।